नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 30 अगस्त यानी 30 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में जो महत्वपूर्ण खबर आई है। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लॉन्च ई गोपाला ऐप, यानी डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है क्या ई गोपाला ऐप, ये ध्यान रखेंगे। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डेयरी फार्मर टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ब्रीड डेवलपमेंट। यानी यह जो ऐप बनाया गया है पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और उनके नस्ल के विकास की जानकारी प्रदान करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला visited the NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कैंपस एट आनंद to launch the eGopala application and the web version of the IMAP web portal. Presence of NDDB chairman मिनेश शाह। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह हैं। तो उनकी उपस्थिति में यह दौरा किया गया। तो द ई गोपाला प्लेटफॉर्म हेल्प फार्मर टू मैनेज देयर लाइव स्टॉक, यानी इस जो प्लेटफॉर्म है इससे किसानों को अपने पशुधन का प्रबंधन करने में हेल्प मिलेगा। इट इन्वॉल्व्स द परचेज एंड सेल ऑफ डिजीज फ्री जर्म प्लाज्म इन ऑल फॉर्म, सीमेन, एम्ब्रायोज। तो इसमें सभी रूपों, उसके भ्रूण में रोग मुक्त जर्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री भी शामिल है। ऑल्सो द ऐप इन्फॉर्म अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ब्रीडिंग सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वेटरनरी फर्स्ट एड, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, इन सब की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो यह जो IMAP वेब पोर्टल विभिन्न परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के कवरेज और प्रगति की रियल टाइम जांच की सुविधा भी प्रदान करेगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि द डेयरी सेक्टर इज द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी विथ ए शेयर ऑफ 4% इन इकोनॉमी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी 4% का योगदान देता है और भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। और यहाँ IMAP वेब पोर्टल के बारे में भी बताया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड जो महत्वपूर्ण न्यूज है, मोर देन 25,000 pigs died in मिजोरम ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन 5 months। यानी मार्च के अंत से लेकर के अभी तक करीब 25,000 सुअरों की मृत्यु हो गई है ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो यह जो है काफी मतलब पूरे मिजोरम में कहा जा रहा है कि 121 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। तो इस तरह से वहां के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मिजोरम के 11 जिलों में, खासकर आइजोल, ये तो आप तो जानते ही होंगे, मिजोरम की यह कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ धालेश्वरी रिवर, जहां कम से कम 10,000 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है। फिर लुंगलेई और सेरिचिप में भी कम से कम 4 से 5,000 सुअर मारे गए हैं। तो इस तरह से यह माना जा रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है यह बांग्लादेश जैसे पड़ोसी राज्यों से आयातित सुअर या सुअर के मांस के कारण हो रहा है। तो चूंकि अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पड़ोसी मुल्क है, तो इधर म्यांमार भी है, इधर यह बांग्लादेश है, तो यहाँ से यह ऐसा हो रहा है। और दोस्तों इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह मनुष्य में नहीं पहुंचता है, सुअरों से मनुष्यों में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन यह समस्या है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज ए सीरियस वायरल डिजीज दैट अफेक्ट्स बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग। तो यह जंगली और जो दोनों पशुओं, घरेलू पशु जो सुअरों को, दोनों को यह प्रभावित करता है। तो यह जीवित या मृत सुअर या फिर सुअर के मांस से भी यह फैल सकता है। इसका सबसे सटीक उपाय यही है कि जो भी इन्फेक्टेड
पिग्स हैं उनको मार दिया जाता है। तो यह जो है बहुत बड़ी समस्या है, इससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। तो यह मिजोरम से आ रही है खबर। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। ड्रोन अटैक ऑन मिलिट्री एयरपोर्ट इन यमन। तो यमन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 2014 से ही हुती विद्रोहियों के द्वारा यहाँ पर अशांति से यह ग्रसित है यमन देश, और यहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2014 से ही यह गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से ड्रोन अटैक की वजह से 30 सैनिक मारे गए हैं। तो इसमें अभी हमले की हालांकि जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन हुती विद्रोहियों पर ही इसका शक जा रहा है। तो दोस्तों यह यमन, आप कह सकते हैं कि 2014 से ही यह अशांत क्षेत्र घोषित हुआ है, और इसमें विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब सैन्य अभ्यास चला रहा है, और उसी में यह घटना हुई है। तो थोड़ा सा आइए मानचित्र में देख लेते हैं। यह यमन है, इसकी राजधानी साना है, बगल में देखिए ओमान भी है, इसकी कैपिटल मस्कट है, और ये देख रहे हैं ना रूबल खाली डेजर्ट यमन को भी टच करता है, और यह सऊदी अरब में ज्यादातर फैला हुआ है। तो जो सऊदी अरब में डेजर्ट है, अल नफद, रूबल खाली, ये सब डेजर्ट पाए जाते हैं। तो यह जो यमन की कैपिटल है साना है। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ना लाल सागर है, रेड सी है, और यहीं पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ अदन है। तो ये बाबिल मंडीब जल संधि सेपरेट टू यमन एंड जिबूती, और जिबूती इज ए अफ्रीकन कंट्री। तो जिबूती की कैपिटल जिबूती सिटी है, यमन की साना है, और यह जोड़ किसको रहा है? लाल सागर एंड गल्फ ऑफ अदन को जोड़ रहा है। और दोस्तों यहीं पर ये दोनों से जब यह, इसीलिए बाबिल मंडेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से जब ये लहरें टकराती हैं तो यहां से यहां बहुत दूर तक फुहार, यही कारण है कि यमन के इन तटीय क्षेत्रों पर मोका काफी उगाई जाती है। आप लोगों ने पिया जरूर होगा मोचा काफी। जैसे अब इन कॉफियों के नाम अलग अलग जगहों पे पेय पदार्थों के नाम होते हैं। जैसे अपने भारत में 3 प्रकार की कॉफी का उत्पादन किया जाता है, कॉफी अरेबिका, कॉफी रोबस्टा, कॉफी लाइबेरिका। इसी तरह से ब्राजील में यारबा माटे कहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं यह चीन के राष्ट्रपति का चित्र बना हुआ है। तो कांगो चीन के साथ जो 6 अरब डॉलर के खनन सौदे का रिव्यू कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एशिया के बाद अफ्रीकी देशों में भी चीन अपनी आर्थिक कूटनीति की जाल में वहां के देशों को फंसाने में लगा हुआ रहता है। तो ऐसे में कांगो ने यह जो योजना चल रही है उसके यहाँ जो यह खनन सौदे की वह समीक्षा पर उतर आया है। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार ने चीन के साथ लगभग 44,000 करोड़ की माइनिंग डील की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। तो कांगो के वित्त मंत्री निकोलस काजादी ने कहा है कि सरकारी चीनी निवेशकों के साथ किए गए माइनिंग अनुबंधों की वह सुरक्षा कर रही है। तो इस तरह से यह सौदा $6 बिलियन का है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिनरल्स डील कहा जाता है। और दोस्तों कांगो कोबाल्ट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और अफ्रीका का तांबे का प्रमुख खनन करता है। तो इस तरह से चीन कई साल से इस देश पर अपनी ललचाई निगाहें गड़ाए हुआ है। तो ऐसे में कांगो ने एक तरह से देखा जाए इसको झटका दे दिया है। और सोचिए कि विश्व जहां कोरोना नामक इस महामारी से ग्रसित है, उसमें जो है चीन यहां पर बहुत सारा पैसा कई देशों में, नाइजीरिया यानी अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में वहां पैसा लगा रहा है। तो यह जो है इस तरह से छोटे छोटे, अभी कुछ दिन में पहले आप लोगों ने खबर में सुना होगा सर्बिया में, मॉन्टीनेग्रो में, तो मॉन्टीनेग्रो देश को उसने लीज पर लेने की बात कर दी है। तो इस तरह से छोटे छोटे देशों पर जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं वहां पर चीन जाकर के उनकी आर्थिक मदद करता है, फिर उसके बाद उस देश पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से इसकी चाल से अब विश्व के देश काफी सतर्क हो गए हैं। जैसे मालदीव है, श्रीलंका को भी वह अपने जो डिप्लोमेसी है, कर्ज कूटनीति के तहत फंसा रखा है। तो इस तरह से कांगो भी समीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि इस जो डील हुई थी कि वहां पर रोड और सारा पेयजल, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, लेकिन वह लाभ कांगो को नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ कांगो देख रहे हैं,
दो देश है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना कि विषुवत रेखा इन दोनों से गुजरती है। दोस्तों यहीं पर कांगो नदी भी बहती है जो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत क्षमता वाली नदी है। यानी यानी कह सकते हैं कि विश्व का 16% जो है वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी वाली यह नदी है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप का 50% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी वाली यह रिवर है। और दोस्तों इसकी विशेषता है कि अब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इट इज कटिंग 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर देख रहे हैं दोनों की राजधानियां आमने सामने हैं। यह ब्राजीविले है, रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल, और किंशासा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम यह 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। मेक इन इंडिया के तहत आज देख रहे हैं विकास हो रहा है, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, विदेशी निवेश हो, सभी क्षेत्रों में यह कार्य कर रहा है। तो मेक इन इंडिया के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, बीपीएम, चमड़ा, मीडिया, मनोरंजन, खदान, तेल एवं गैस, मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में यह मेक इन इंडिया के तहत ही कार्य किया जा रहा है। तो सीधे सीधे ईयर याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्वांटम कंप्यूटर टूल किट लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यानी क्वांटम कंप्यूटर टूल किट भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है। और इसको किसने किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर, जिसे क्यूसिम कहा जा रहा है। टूल किट ऑनलाइन डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलोर एंड सीडेक पुणे। तो इसके द्वारा यह किया गया है। तो क्यूसिम पहला स्वदेशी टूल किट है। तो इस तरह से दिस विल हेल्प इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी यह जो है व्यावहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में अब ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसे भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के लिए नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। तो यह क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज ए ब्रॉड थ्योरी ऑन विच क्वांटम कंप्यूटर्स आर बेस्ड। जो जिस पर क्वांटम कंप्यूटर आधारित होते हैं, एक बृहद सिद्धांत है। इसमें क्यूबिट यानी बिट, क्वांटम बिट पर यह आधारित होते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट के माध्यम से डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस थ्रू क्यूबिट्स, यानी क्यूबिट में जो पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं उसमें 0 और 1 होते हैं, किंतु क्यूबिट एक ही समय में 0 या 1 अथवा 0 और 1 संयुक्त रूप में उपस्थित हो सकता है। Whereas traditional digital electronic computers are based on the technology of bits. बिट तकनीक पर आधारित है। बिट्स में भी 2 बाइनरी डिजिट 0 और 1 होते हैं, किंतु बिट्स एक समय में या तो 0 के रूप में होगा या फिर 1 में, और जबकि उसमें क्या है, संयुक्त रूप में भी हो सकता है। तो यही अंतर हो जाता है। Therefore the technology present in quantum computing is different and better than the traditional कंप्यूटिंग। तो यह जो है अंततः कंप्यूटिंग में उपस्थित तकनीक परंपरागत कंप्यूटिंग से अलग व सर्वोत्तम है। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे मनसुख मंडाविया। यह जो है स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले हर्षवर्धन थे, अब वह जो है स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं, अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। फिर आज हमने 10 पुस्तकों को लिया है। ये कभी न कभी आपके एग्जाम में आई हुई हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था, देवदास शरद चंद्र चटर्जी की है। ए वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की है। हैमलेट विलियम शेक्सपियर की है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की है। गाइड आर.के. नारायण की पुस्तक है। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इसमें जो है रेलवे हैज इश्यूड टेंडर फॉर 58 वंदे भारत ट्रेन, 58 वंदे भारत ट्रेन के लिए
टेंडर जारी किया रेलवे ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच हैड अनाउंस्ड दैट 75 वंदे भारत ट्रेन्स वुड बी स्टार्टेड इन 75 वीक्स ऑन ओकेजन ऑफ आजादी का महोत्सव। तो भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन की शुरू की जाएगी। अभी सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो इस तरह से इसके पहले भी 44 वंदे भारत ट्रेनों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर चुका है रेलवे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 102 वंदे भारत ट्रेन 2024 तक हासिल करेगा। इनमें से 75 ट्रेनें 15 अगस्त 2023 तक हासिल हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। दोस्तों ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक गेम में भी हमारे भारतीय रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। पुरुषों के F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। इसी तरह से देवेंद्र झाझरिया ने भी सिल्वर मेडल जीता है। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया वॉन ए टोटल ऑफ 13 मेडल इंक्लूडिंग 8 गोल्ड एट द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो भारत ने एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 8 गोल्ड सहित कुल 13 पदक जीते। तो सीधे सीधे आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा कि एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 गोल्ड सहित कुल 13 पदक जीते हैं। यहां पर हमने इसका पूरा जो है पॉइंट्स दिए हैं, तो यहां से देख सकते हैं। या सीधे सीधे ये फैक्ट याद रखिएगा कि 13 पदक टोटल हैं, जिसमें से गोल्ड 8 हैं। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। तो महत्वपूर्ण दिवस में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है, यानी 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इन इंडिया 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज सप्लाइड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी भारत के उत्पादों में सकल उत्पादन का 40% लघु उद्योगों द्वारा आपूर्ति की जाती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यह भारतीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दोस्तों 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से भारत में 21 प्रमुख लघु उद्योग हैं और 7500 से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे कॉटन जो है, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी पार्ट, फूड प्रोडक्ट, यह सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 10 हमने दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि हमने बताया था, कल 1857 के विद्रोह का हमने चर्चा किया था, कारण क्या थे। आज हम बात करेंगे कि इसका दमन किसने किया, और इस दमन को मतलब जैसे कि शहरों के जहां जहां पर नेतृत्व कर रहे थे तो उसका दमन। तो यह जो है विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था और 1858 तक पूरी तरह से इसको दबा दिया गया। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में ही घोषणा कर दी कि अब पूरे भारत में शांति है। तो यहां पर देख सकते हैं, ये हमने कल करा ही दिया था। यह दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो दिल्ली से जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसने दमन किया वह जॉन निकोलसन था। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं, कानपुर से हेनरी लॉरेंस था, लखनऊ से सर कोलिन कैम्पबेल थे, झांसी से जनरल ह्यूरोज थे, आरा से विलियम टेलर थे, और इलाहाबाद से कर्नल ऑन्सेल थे, और बरेली से सर कोलिन कैम्पबेल थे। और दोस्तों इस पर कुछ किताबें भी लिखी गई थी। तो विनायक दामोदर सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद रखिएगा, पूरनचंद जोशी की रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, जॉर्ज ब्रूस मॉलेसन द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, क्रिस्टोफर हिबर्ट ग्रेट म्यूटिनी, इकबाल हुसैन की रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इस पर आधारित, ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी आ जाती हैं। और इस असफलता मतलब विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, मैंने क्या कहा कि आंशिक रूप से हम लोग कहेंगे असफल, ज्यादातर सफल कहा जाएगा। तो इसमें जो असफलता थी इसके पीछे क्या कारण था, तो सीमित जो है प्रभाव, यानी यह जो पूरे क्षेत्र में यह नहीं फैला, सुनियोजित ढंग से नहीं फैला। तो विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर पूरे देश में यह होता तो पूरे अंग्रेजों की पूरी नींव हिल जाती, और प्रभावी नेतृत्व की भी कमी थी।
यानी इसमें जो है हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व नहीं प्रदान कर पा रहे थे। लिमिटेड रिसोर्सेज थे, सीमित संसाधन थे, यानी रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार, अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। इससे विद्रोहियों के पास हथियार और धन की भी कमी थी। यही कारण है कि हालांकि इससे पूरे ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ गई और मध्य वर्ग की भी भागीदारी इसमें नहीं थी। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों, जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद तक कर डाली थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस विद्रोह में यह असफलता के कारण थे, आंशिक असफलता के। अब विद्रोह के परिणाम क्या हुआ? तो इस विद्रोह के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। 1857 जो रिवोल्ट के बाद 1858 का जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आया, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया गया। किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई। और अब जो है भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का वाइसराय कहलाया जाने लगा। तो पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। और उसी के समय ही 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और इस तरह कह सकते हैं और ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, यानी अब डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश राज कह सकते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, तो पूरी जिम्मेदारी, भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज ने ले ली और पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए जो है। और इस तरह से महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा और धार्मिक सहिष्णुता हुई, यानी जो सेना के साथ किया जा रहा था। तो अंग्रेजों ने दावा किया कि भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों को अब ध्यान दिया जाएगा और प्रशासनिक परिवर्तन भी किए गए, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस तरह के जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई। इसी तरह से सैन्य पुनर्गठन भी किया गया, सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह सब हुआ। तो यह जो है इसके परिणाम थे और इस तरह से इसमें जो है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात लेकिन कम किया गया। यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। तो इस तरह से बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। तो ये है 1857 का पूरी तरह से संक्षिप्त में हमने चर्चा की। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं साई तेजा दुग्गी, नीतू गौतम, सूरज उपाध्याय, मोहम्मद तौसीफ अंसारी, एकता, अभय रिथोरिया, अमित, रेणुबाला, विनोद जायसवाल, स्नेहा शर्मा, सरबर्था बनर्जी, दिव्यांशी, विकास राठौर, गंगी सेठी सुहानी, स्नेहा शर्मा, डॉक्टर BL देवांगन, अनुराग उपाध्याय, श्रीधर कदम, रवि पटेल, अनु धामा, स्वप्निका सिंह, भूषण सिंह, नीरज हिमता, नारायण कुमार, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? ई गोपाला, ई कामधेनु, ई गौशाला या इनमें से कोई नहीं? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री इज रिव्यूइंग इट्स $6 बिलियन माइनिंग डील विथ चाइना? हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश ने चीन के साथ $6 अरब के खनन सौदे की समीक्षा कर रहा है? कीनिया, कांगो, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुती विद्रोहियों ने किस देश में अशांति फैला रखा है? ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड? 2014, 15, 16 एंड 17। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट हैव थाउजेंड ऑफ पिग डाइड ड्यू टू द अफ्रीकन स्वाइन फीवर? मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, त्रिपुरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग ऑफ इंडिया? द सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? डॉक्टर S राधाकृष्णन, नयनतारा सहगल, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रेलवेज हैज इश्यूड ए टेंडर टू रन हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन? हाल ही में रेलवे ने कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए टेंडर जारी किया है? 52, 56, 58 या 62? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स? योगेश कथुनिया, अवनी लेखरा, सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझरिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त, 28, 29 अगस्त या 30 अगस्त? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर रिकॉन्क्वेयर दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली को फिर से जीता? जॉन निकोलसन, सर कॉलिन कैम्बेल, विलियम टेलर, कर्नल ऑनसेल? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।